हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में कोई ऐसी मजबूत राजनीतिक शक्ति नहीं रह गई थी कि जो किसी विदेशी आक्रमण या आक्रांताओं का विरोध कर पाती। और उसके साथ ही त्रिपक्षीय संघर्ष पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट में आरंभ हो गया था। और यही एक मौका था कि जब उत्तर भारत में एक बार फिर से विदेशियों के आक्रमण बढ़ने लगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चंदन रावत और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब मंच GICC अल्मोड़ा पर ग्रेट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। आज हम बात कर रहे हैं कि 7वीं शताब्दी के मध्य में अरबवासियों ने भारत में घुसने का असफल प्रयास किया। इसके पश्चात पुनः 711 और 712 AD में हज्जाज के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कर सिंध तथा मुल्तान को विजित किया। किंतु मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के कारण भारत में अरबवासियों का राज्य स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर सका। भारत पर अरबवासियों के आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य यहाँ की संपत्ति को लूटना तथा यहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। किंतु इस आक्रमण का भारत के राजनीतिक क्षेत्र में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। लेनपुल के अनुसार सिंधु की विजय एक घटना मात्र है, इसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं हुआ। किंतु इतना तो अवश्य है कि भविष्य में भारत पर आक्रमण करने वालों को प्रोत्साहन जरूर प्राप्त हुआ। इसके पश्चात 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में महमूद गजनवी ने तथा 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। इन आक्रमणों में महमूद गजनवी के आक्रमण का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वह यहाँ की केवल संपत्ति लूटने तथा धर्मस्थलों को नष्ट करने में ही सफल हुआ। किंतु मोहम्मद गौरी के आक्रमण का भारत के पॉलिटिकल एरिया में बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप ही भारत में तुर्क राज्य की स्थापना हुई। बाद में तुर्कों ने अनेक वंशों ने भारत पर सैकड़ों वर्षों तक शासन किया। अब देखते हैं कि महमूद गजनवी तथा उसके भारत पर आक्रमण। महमूद गजनवी गजनी के शासक सुबक्तगीन का पुत्र था। उसका जन्म 1 नवंबर सन 971 ईस्वी में हुआ था। 27 वर्ष की अवस्था में 998 में महमूद गजनवी सिंहासन पर आसीन हुआ। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी के पद को मान्यता प्रदान कर उसे यमीन उद्दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधियों से विभूषित किया। महमूद बड़ा ही महत्वाकांक्षी था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह प्रतिवर्ष भारत के काफिरों पर आक्रमण करेगा। उसके भारत पर किए गए कुछ आक्रमण इस प्रकार से हैं। सीमावर्ती प्रदेशों पर आक्रमण। 1000 ईस्वी सन में महमूद गजनी ने भारत के सीमावर्ती प्रदेशों पर आक्रमण करके वहां स्थित दुर्गों तथा नगरों को विजित कर वहां की धन संपदा को लूटा। सन 1001 ईस्वी में महमूद ने जयपाल पर आक्रमण किया और पेशावर के निकट युद्ध में जयपाल पराजित हुआ। जयपाल स्वाभिमानी था। वह इस पराजय को झेल न सका और अंत में उसने चिता में जलकर आत्महत्या कर ली। सन 1006 में महमूद गजनी ने मुल्तान पर आक्रमण करा और मुल्तान पर आक्रमण कर फतेह दाऊद को परास्त किया और मुल्तान पर अधिकार कर लिया। आनंदपाल जयपाल का पुत्र था तथा लाहौर का शासक था। 1008 में महमूद ने आनंदपाल पर आक्रमण कर दिया और बेहिंद के युद्ध में महमूद को अप्रत्याशित विजय प्राप्त हुई। इसके बाद नगरकोट हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल था। यहां उस समय प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर विद्यमान था। महमूद ने सन 1009 ईस्वी में नगरकोट पर आक्रमण किया और वहां के मंदिर तथा धन संपदा को खूब लूटा। नगरकोट को लूटने के बाद 1014 में महमूद गजनी ने थानेसर पर आक्रमण किया और वहां के मंदिरों को खूब लूटा। तत्पश्चात 1018 में महमूद गजनी ने मथुरा पर आक्रमण किया और इस बार उसके आक्रमण का शिकार बुलंदशहर, मथुरा तक कन्नौज नगर हुए। मथुरा उस समय उत्तरी भारत का सर्वाधिक समृद्धशाली नगर था, अतः महमूद ने मथुरा को भी जी भर कर लूटा।
1019 में कलिंजर पर आक्रमण कर दिया और वहां का राजा गंड डर कर भाग गया। इस आक्रमण से भी महमूद को बहुत धन प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं उसके प्रसिद्ध आक्रमण की। काठियावाड़ तत्कालीन भारत का एक अत्यंत ही समृद्धशाली नगर था। यहाँ का एक मंदिर भी सर्वत्र प्रसिद्ध था। काठियावाड़ के तट पर स्थित इस मंदिर पर सन 1025 ईस्वी में महमूद ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण का समाचार पाते ही अनेक हिंदू राजा सोमनाथ की रक्षा हेतु एकत्र हो गए और एक बार तो महमूद को पराजय के द्वार पर पहुंचा दिया, किंतु अंत में विजय महमूद को ही हुई। सोमनाथ की मूर्ति तोड़ दी गई तथा मंदिर के समस्त संपत्ति महमूद के हाथ लगी और वह गजनी लौट गया। इस तरह से महमूद के आक्रमण का जो पॉलिटिकल उसका इम्पैक्ट रहा कि पंजाब चला गया तुर्कों के अधिकार में और भारत की राजनीतिक दुर्बलता का चरित्र का सर्वत्र प्रचार हो गया कि भारत में कोई स्ट्रेंथ अब नहीं है। जहां तक बात करेंगे धार्मिक प्रभाव की, तो तुर्कों की लूट खसोट व खून खराबे की नीति से भारतीयों के हृदय में घोर घृणा उत्पन्न हो गई। आज भी देखते हैं जो मुस्लिम्स के प्रति जो आक्रोश है, शायद वो उसी दौर की घटनाओं का ही एक अवशेष है। कलाकृतियों की क्षति उन्होंने की। महमूद ने भारत पर किए गए आक्रमणों के परिणाम स्वरूप भारतीय कला, सभ्यता एवं संस्कृति को अपार क्षति पहुंची। इस आक्रमण में अनेक भव्य मंदिरों तथा देवी देवताओं की मूर्तियों का विध्वंस किया गया। अनेक समृद्धशाली नगर यथा नगरकोट, कन्नौज और मथुरा को लूटा गया और वहां की जनता का अमानुषिक अत्याचार भी किया गया। जहां तक बात करेंगे इसके आर्थिक प्रभाव की, तो महमूद के आक्रमण से जनधन की अपार क्षति हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई और भारत की अतुलनीय संपत्ति गजनी पहुंच गई। इससे गजनी के सौंदर्यीकरण में सहायता मिली। अब हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। 12वीं शताब्दी में गजनी तथा हिरात के मध्य गौर नाम का एक छोटा सा राज्य था। महमूद गजनी ने गौर पर अनेक आक्रमण किए, किंतु वह इस राज्य को कभी भी पूर्ण रूप से अपने राज्य में न मिला सका। इस प्रकार दोनों राज्यों में संघर्ष जारी रहा। बाद में गौरी के शासक गयासुद्दीन बिन गौर ने गजनी के राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और अपने भाई मुइजुद्दीन को मोहम्मद गौरी के नाम से गजनी का शासक नियुक्त किया। जिस समय मोहम्मद गौरी गजनी एवं गौर प्रदेश का शासक था, उस समय भारत की राजनीतिक दशा दयनीय थी। भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। मोहम्मद गौरी की महत्वाकांक्षाओं ने उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। मोहम्मद गौरी को यह भी भलीभांति ज्ञात था कि महमूद द्वारा भारत की संपत्ति लूटे जाने के बाद भी अभी यहां अपार संपत्ति का भंडार है। इधर पंजाब में इस समय महमूद गजनी के वंशज का शासन था, जिससे मोहम्मद गौरी को हमेशा भय बना रहता था। यह राज्य कहीं उस पर आक्रमण कर दे, ऐसा गौरी को विश्वास था। वह मुल्तान के इस्माइलिया सियाइयों से भी शंकित रहता था, अतः अपने साम्राज्य की सुरक्षा तथा संपत्ति वृद्धि करने के उद्देश्य से उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। मोहम्मद गौरी ने भारत पर जो आक्रमण किए हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। मुल्तान पर आक्रमण। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण कर मुल्तान को जीत लिया। फिर उच्च के दुर्ग पर आक्रमण किया, उस पर अधिकार कर लिया और इसके बाद वो पहुंचा गुजरात। इस आक्रमण मोहम्मद गौरी का अत्यंत ही वीर एवं कुशल योद्धा मूलराज द्वितीय, इसे भीम द्वितीय भी कहते हैं, से आमना सामना हुआ। घमासान युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और उसे अपार जनधन की हानि हुई। भारत में मोहम्मद गौरी की यह पहली बड़ी हार थी। उसके बाद उसने आक्रमण का रास्ता बदला। अब वो गोमल से आया। 1181 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने लाहौर पर आक्रमण किया और उस समय वहां खुसरो मलिक का शासन था। उसने बिना युद्ध किए ही मोहम्मद गौरी के समक्ष आत्मसमर्पण कर उसे अनेक उपहार प्रदान किए। मोहम्मद गौरी ने 1186 ईस्वी में पुनः खुसरो पर आक्रमण कर उसे हरा दिया और उसे बंदी बना लिया और संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया। अब इतिहास के एक और प्रसिद्ध युद्ध की बात करते हैं, जो जाना जाता है तराइन के युद्ध से। तराइन का प्रथम युद्ध
सिंध तथा पंजाब विजय के पश्चात मोहम्मद गौरी ने सीमावर्ती नगर सरहिंद भटिंडा पर आक्रमण कर इन्हें हस्तगत कर लिया। अब गौरी के राज्य की सीमाएं दिल्ली तथा अजमेर को स्पर्श करने लगी। 1191 में गौरी और पृथ्वीराज के मध्य में तराइन में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की अपार क्षति हुई और उसकी भारत में यह एक अन्य बड़ी पराजय थी। ठीक इसके एक साल बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी ने गजनी पहुंचते ही राजपूतों से अपनी पराजय का बदला लेने के लिए युद्ध की तैयारियां आरंभ कर दी। 1192 में एक बार पुनः तराइन के मैदान में घोर संग्राम हुआ, किंतु इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजित हुआ और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई और भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। फिर 1194 में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद पर आक्रमण कर बिलग्राम के युद्ध में जयचंद को भी हरा दिया और जयचंद यहां मारा गया। मोहम्मद गौरी ने गजनी लौट जाने के पश्चात उसके प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बयाना, ग्वालियर, धौलपुर, अजमेर तथा बुंदेलखंड आदि प्रदेशों पर तथा गौरी के एक अन्य सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल व बिहार के सेन वंशी शासकों को पराजित कर उनके साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के उपरांत भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और इस प्रकार भारत में दास वंश का आरंभ हुआ। इसमें एक और बात जो आती है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु कैसे हुई। तो दोस्तों, मोहम्मद गौरी की मृत्यु पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण से नहीं हुई है, बल्कि मोहम्मद गौरी जब वापस जा रहे थे गजनी के क्षेत्र को, तो वापस जाते समय पंजाब के क्षेत्र में खोखर जनजाति के एक युवा खोखर ने छुरा घोंप कर मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी और मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से दास वंश की स्थापना की थी। तो ये जानकारी थी भारत में मध्यकाल में हुए विदेशी आक्रांताओं और उनके आक्रमणों की। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के अन्य वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube मंच GICC अल्मोड़ा पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।